नमस्कार, दिस इज गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ज्योति सिंह। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड, एक नया टॉपिक और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो सबसे पहले मैं आज के पिंक टॉक सेशन में आप सभी का पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और भली भांति इस कड़ाके की ठंड में अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस तेजी से बदलते हुए युग में हम सब अपनी जिंदगी में एक ही चीज चाहते हैं, द राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। मीन्स सही समय पर सही निर्णय कैसे लें। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे लिए हुए डिसीजंस या तो गलत हो जाते हैं या फिर हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये करें या वो करें, ये सही रहेगा या फिर वो सही रहेगा, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि निर्णय कभी गलत नहीं होते, वरन उन्हें लेने वाला गलत होता है। इसका मतलब है कि हम सभी सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हम जब हम निर्णय लेना चाहते हैं और हम कन्फ्यूजन की स्थिति से दौर से गुजर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। होता है ना ऐसा? आपके साथ भी होता होगा। हम सभी के साथ ऐसा कई बार होता है। हमारे उपनिषदों में से एक कठोपनिषद में भी कहा गया है, बुद्धि ग्रहाम मति इंद्रियम, अर्थात बुद्धि ही वो शक्ति है जो इंद्रियों से परे जाकर सत्य को समझ सकती है। ऐसे ही कहा जाता है, क्लैरिटी इज नॉट अबाउट हैविंग मोर इंफॉर्मेशन, इट इज अबाउट हैविंग अ क्लीनर माइंड। तो आज के इस डिजिटल युग में आज हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, पर क्लैरिटी कम होती जा रही है। और हम अक्सर ये समझते हैं कि शायद हमें और ज़्यादा सोचना पड़ेगा, जबकि सच ये है कि हमें और ज़्यादा साफ सोचना पड़ेगा। तो बस इसी संदर्भ में आज का हम विषय लेकर आए हैं, क्लीन इंटेलेक्ट क्लियर डिसीजंस। तो आज हम ये जानेंगे कि बिना कंफ्यूज हुए सही निर्णय कैसे लें। और इस गहरे और जीवन उपयोगी विषय पर क्लैरिटी देने आज हमारे साथ वसुंधरा बीके पाठशाला गाजियाबाद से आदरणीय डॉक्टर प्राची आनंद दीदी पधारी हुई हैं। तो आइए हम सभी आदरणीय दीदी का स्वागत करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसी हैं दीदी आप? बिल्कुल, बहुत अच्छे। दीदी, पिंकिश फाउंडेशन की ओर से और हमारे पिंक टॉक के दर्शकों की ओर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया। तो दोस्तों, दीदी को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं और पहले भी हम कई बार मिल चुके हैं। कहते हैं सूरज को दिया नहीं दिखाया जाता, उसी तरह दीदी को भी किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आपने समय-समय पर हमारे पिंक टॉक पर आकर हमें भावनात्मक और व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया है और हमारी सभी जिज्ञासाओं को भी शांत किया है। तो आज एक बार फिर वो हमारे मन के द्वार खोलने और बुद्धि को साफ व शांत बनाने जा रही हैं। तो चलिए आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। तो दीदी, जिस तरह से आज का हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम आज की लाइफ में डिसीजंस लेने में हमें इतना कन्फ्यूज़न क्यों होता है? हम क्यों सोचना पड़ता है कि हम कौन-सा वाला क्या करें? जो जैसा मैंने पहले बोला कि हम ये करें या वो करें, हम यहीं क्यों अटके रहते हैं? जी। जैसे कि आज का टॉपिक है क्लीन इंटेलेक्ट की बात हम कर रहे हैं, जिससे हमें डिसीजंस लेने में क्लैरिटी मिलती है। तो बेसिकली जो क्लीन इंटेलेक्ट की अगर हम बात करें, तो ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेन्ड इनर स्टेट की बात है। क्योंकि हम इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, तो कोई इंटेलेक्ट ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर है। इंटेलेक्ट हमारे साथ ही है, हमारे अंदर ही है। तो जो इंटेलेक्ट है वो डिसीजन लेने की एबिलिटी है जो सोल के अंदर होती है, हम सबके साथ है ये। अगर हमारे अंदर जितनी-जितनी हमारी जो अगर हम बात करें पहले हम इसे समझ लेते हैं कि माइंड और इंटेलेक्ट में क्या डिफरेंस है ना?
क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि माइंड और इंटेलेक्ट का कोई रिलेशन है भी कि नहीं, ये भी हमें नहीं कई बार पता होता है। तो बेसिकली हम सब में डिसीजन की एबिलिटी है, इंटेलेक्ट की हम सबके पास है। लेकिन हमारे इंटेलेक्ट यानी हमारी डिसीजन लेने की एबिलिटी जो है, वो हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। माइंड का क्या काम होता है, जैसे कि हमने बहुत बार पहले भी सेशन में डिस्कस किया है कि माइंड में हमारे थॉट्स आते हैं और वही थॉट्स जब हम बार-बार लेते हैं या कोई टेंडेंसी होती है, एक रिपीटेड टेंडेंसी होती है किसी भी थॉट को लेने की, तो वो हमारा इमोशन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे माइंड में आते हैं बार-बार फियर के, इनसिक्योरिटी के, हर्ट के, है ना? या फिर फेलियर के, कोई भी ऐसे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के थॉट्स हैं, लेकिन लुकिंग एट द एनवायरनमेंट टुडे, जो बाहर का वातावरण है आज की डेट में जो हम देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का है और जो मन है वो उससे प्रभावित होता है। इसीलिए मन में आने वाले विचारों की भी जो टेंडेंसी है, वो ज़्यादा करके नेगेटिव थॉट्स की है। और नेगेटिव थॉट्स अगर हम बार-बार उसको सोच रहे हैं, तो वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस ये इंटेंसिटी है। थॉट आएगा, आया और उसे रुकने नहीं दिया, वो चला गया। तो ये तो सिंपली एक थॉट हुआ, है ना? लेकिन अगर हम उसको फ़ील कर रहे हैं और उसको हमने बिठा लिया अपने मन में, तो वो इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक बार लाइफ़ में फ़ेल हुई, ठीक है? वो एक बार कभी विचार आ भी सकता है। लेकिन अगर मैंने उसे बहुत डीप सीटेड अपने अंदर एक बिठा लिया, है ना? वही फेलियर का जो एक फ़ियर है, वो जो हर्ट है, वो इनसिक्योरिटी है, वो मैंने अपने अंदर बिठा ली, तो वो एक डीप इमोशंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब मैं इस तरह के chaos में होती हूँ, जब बहुत ज़्यादा मेरे मन में थॉट्स होते हैं और ज़्यादा करके उनकी टेंडेंसी भी नेगेटिव होती है, तो मेरे इंटेलेक्ट को जो वो है वीक करता है और इंटेलेक्ट का काम ही है डिसीज़न लेना। तो जब मैं डिसीज़न लेने के लिए होती हूँ, तो मैं अपने सामने एक मेंटल नॉइज़ को देखती हूँ। इतना ज़्यादा नॉइज़ होता है कि मेरे लिए वहाँ पर ऑप्शंस जो भी होती है अवेलेबल, उसमें से सही डिसीज़न्स को निकाल पाना मुश्किल होता है। सो इसीलिए ये वाली बात कही गई कि ये कोई स्पेशल टैलेंट नहीं या फिर कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई रिलेशन ऐज से है या इसका रिलेशन किसी और बात से है कि हमने बहुत कुछ देखा लाइफ में या फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। कई बार हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना? बहुत एक जिस भी बात के लिए हमें डिसीज़न लेना भी है, इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास बहुत होती है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होती है। लेकिन तब भी और ऐसा भी नहीं कि हम सोच नहीं रहे, तब भी हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि हम टाइम टू टाइम अपने जो इंटेलेक्ट को है वो क्लीन नहीं कर पा रहे। तो इट्स लाइक कि जैसे कि एक रूम है, एक रूम के अंदर जैसे कहते हैं ना एक रूम है उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, वो रूम का एक तरीके से स्टोर रूम बन गया है। तो अब अगर मुझे बहुत अपना कोई वैल्यूएबल कोई चीज़ वहाँ पे छोटी-सी फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई अपना कोई डॉक्यूमेंट या मुझे कोई एक डायमंड की रिंग है मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल निकालनी है, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उस रूम को क्लटर कर रखा है। तो इसी तरीके से मैंने अपने माइंड को जब बहुत ज़्यादा क्लटर किया होता है, तो मेरे लिए डिसीज़न ले पाना, सही डिसीज़न ले पाना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास सबके पास आंसर्स होते हैं। ऐसा कोई दुनिया में ताला ही नहीं है, कोई ऐसी पज़ल ही नहीं है जिसका कोई आंसर ना हो, जिसकी कोई चाबी ना हो, ये इम्पॉसिबल है। तो परमात्मा ने हमको अगर अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आई है, तो हमारे पास सॉल्यूशन भी होता है और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि वो सॉल्यूशन भी सिर्फ़ हमारे पास होता है। वो सॉल्यूशन किसी और के पास होता ही नहीं, वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है। इट जस्ट कि मेरा इंटेलेक्ट इतना क्लीन नहीं है, मैं उस आंसर को या सॉल्यूशन को देख नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर इस बात के लिए हम यही कहेंगे कि माइंड और इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट को समझने के लिए हमें माइंड की फिलॉसफी को समझना पड़ेगा कि अगर हमें सही इंटेलेक्ट रखना है, क्लीन रखना है, क्लियर रखना है डिसीजन लेने के लिए, तो हमें अपने माइंड को भी क्लटर फ्री यानी कि उसके नॉइज़ को भी कम करना पड़ेगा। दीदी जैसे आपने बोला कि हमको एक रूम से डॉक्यूमेंट्स ढूँढना है और अगर बिखरा पड़ा है, तो हमको हुँ, प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये हुँ, मान के चलें कि क्लीन इंटेलेक्ट का मतलब है नेगेटिव थॉट्स को हटा देना अपने माइंड से। अगर हम नेगेटिव बिल्कुल। थॉट्स नहीं रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, तो हम डिसीज़न हमारे प्रॉपर आने लगेंगे, ऐसा है?
देखिए, नेगेटिव थॉट्स को हटाना यहाँ पर्पस नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये सोचूँ कि मैं अपने माइंड से चुन-चुन के नेगेटिव थॉट्स को हटाने लगूँ, तो वो वहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। नेगेटिव थॉट्स होते हुए भी वो मुझ पर हावी ना हों, वो मैं उससे अनअफेक्टेड रहूँ, ये है हमारा एक तरीके से कहें कि इंटेलिजेंस, राइट इंटेलिजेंस। क्योंकि हम नेगेटिविटी के बीच में हैं, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएँगे। नेगेटिव थॉट्स आएँगे, लेकिन जब मैं डिसीज़न ले रही हूँ, तो मुझे अपने आप को इस स्टेज में लेके आना है कि वो जो मेरा डिसीज़न है, वो पास्ट के किसी भी फ़ियर से, इनसिक्योरिटी से या कोई गिल्ट भी हो सकता है लाइफ़ में मेरी, कि मैंने ये किया था या नहीं किया था, उन सब से फ्री होना चाहिए। सो अगर मैं इससे फ्री हो जाती हूँ, तो मैं उसके साथ नेगेटिविटी होते हुए भी नेगेटिव थॉट्स आएँगे भी, लेकिन आई शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि मैं उससे अनअफेक्टेड रहूँ। और इसी को ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने थॉट्स को साइलेंट कर दें, इमोशंस को साइलेंट कर दें। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम कह दें लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जी, मन का काम है विचार पैदा करना। और हमें हो सकता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना, लेकिन सामने वाले हमें बार-बार याद दिला रहे हैं कि अरे! तुम्हारे साथ तो ये भी हुआ था, तुमने पहले ऐसे भी किया था, तुमने ये यहाँ पर भी डिसीज़न गलत लिया था, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर आप दूसरों को नहीं रोक सकते, वहाँ पर मन में आने वाले विचारों को नहीं रोक सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद बहुत स्टेबल अपनी स्टेज को लेकर आना पड़ेगा इस तरह से कि इस टाइम जब मैं ये डिसीज़न ले रही हूँ, तो मैं इस पल के लिए ये सारी की सारी जो पास्ट में हुई बातें अभी तक भी हुई, मुझे उससे बिल्कुल परे होकर, बिल्कुल निष्पक्ष एक फ्रेश माइंड के साथ, एक फ्रेश थॉट के साथ, एक फ्रेश स्टार्ट के साथ मुझे आज ये डिसीज़न लेना है। इसमें जी। और आपको अभी इसमें क्लैरिटी मिलती जाएगी कि हमें नेगेटिव थॉट्स को हटाने के ऊपर एफर्ट नहीं डालना है। हमको सिर्फ़ ये देखना है, ऑब्ज़र्व करना है कि थॉट्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेट इट कम, लेट इट गो। हमें कुछ नहीं करना। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉन जजमेंटल स्टेट। नॉन जजमेंटल मतलब हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं अपने बारे में कि हम ऐसे हैं। हम ऐसे ही थे, हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये जब हम लेबल लगा लेते हैं ना अपने ऊपर, अपने अंदर ही इंटरनल, वो जो लेबल होते हैं वो हमको राइट डिसीज़न लेने से रोकते हैं। सो इस समय हमें क्या करना है, हमको उन सारे लेबल से हटा के एक बिल्कुल अपने आप को एक फ्रेश न्यू सोल की तरह देखना है कि दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी दैट कम्स टू मी, कि मेरे लिए एक न्यू सिचुएशन है, एक न्यू अपॉर्च्युनिटी है, मुझे एक बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव के साथ इसको देखना है। तब मैं वहाँ पर अपने इंटेलेक्ट को क्लीन रखते हुए आगे बढ़ सकती हूँ। पास्ट की कोई भी चीज़ लेकर अगर मैं आगे बढ़ूँगी, तो मेरा डिसीज़न कभी सही नहीं हो पाएगा। ओके, सही कहा आपने दीदी। अ, अच्छा दीदी हम जब कोई डिसीज़न लेते हैं तो हम कई बार तो हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। कई बार तो 2-2 3-3 दिन तक भी हम लगे रहते हैं उसके बारे में सोचने में। इतना ज़्यादा सोचने के बाद भी हमारे डिसीज़न्स गलत हो जाते हैं। तो वो हुँ। क्लैरिटी क्यों नहीं आ पाती? देखिए, वही उसके वाली बारे बात है कि हाँ, इसका बहुत सिंपल सा जो आंसर वो यही है कि हमको अपने इमोशंस पे फ़िल्टर लगाना आना चाहिए। जैसे कि थॉट्स तो ज थॉट्स कहें, इमोशंस कहें, जो भी हम सोच रहे हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में, वो तो हम सोच रहे हैं। लेकिन वही वाली बात है कि डिसीज़न गलत इसलिए हो जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने एक एक तरीके से कहें ना कि अ, हमारे सामने रास्ता है, हमें पता है कि हमें रास्ता तो पता है कि रास्ता इस रास्ते पे चलना है। लेकिन रास्ते में इतना फॉग है, इतना ज़्यादा हमारा इमोशंस का ओवरलोड है कि इतने थॉट्स हैं, ज़्यादा इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कई बार कि वो होते हुए भी हमको जो है रास्ता सामने दिखाई नहीं देता। तो सारा का सारा जो हम इंटेलेक्ट तक तभी पहुँच पाते हैं जब हम इस माइंड वाले कॉन्सेप्ट को क्रॉस करते हैं। जब तक हमारा माइंड बिल्कुल फ्री नहीं हो पाता इन सब चीज़ों से, ये जो हम बोलें इसको मेंटल फॉग बोलें, मेंटल नॉइज़ बोलें या फिर क्लटर बोलें माइंड का, ये सारी की सारी चीज़ों से जब हम अपने आप को परे नहीं कर पाते, तब तक हम राइट इंटेलेक्ट तक पहुँच नहीं पाते। जबकि हम सबके पास वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है कि हम सही डिसीज़न ले सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज़ कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैरी करके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हैं, हम वो नहीं कर पाते।
और कई बार ऐसा भी होता है कि हम पास्ट की हुई चीज़ों को फ्यूचर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे कि जो पीछे हुआ उसको हम ये सोच लेते हैं कि फ्यूचर में भी यही होगा। तो इसको बोलते हैं विशियस साइकिल। विशियस साइकिल का मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मैंने बाइक चलाई, मैं बाइक से गिर गई। अगर मैं एक बार गिर गई तो मैं दोबारा जब डिसीज़न लेने बैठूँ कि मुझे दोबारा बाइक चलानी है, नहीं चलानी है, मैं वही पास्ट के फ़ियर को लेकर साथ चल रही हूँ और फिर मैंने डिसीज़न मैं चलाऊँ या नहीं चलाऊँ, मेरा उससे अफ़ेक्ट हो रहा है। चलाऊँ या ना चलाऊँ, ये मेरा डिसीज़न उस वाले फ़ियर से या फिर उस वाले पास्ट इंसिडेंट से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। कनेक्ट से अगर अगर कनेक्ट करना भी है तो वो इस तरह से करना है कि व्हाट प्रिकॉशंस आई हैव टू टेक। अगर मैं उससे कुछ लर्निंग लेके अगर अपने साथ कुछ बेटर कुछ उपाय ले सकूँ या साथ में ले सकूँ, तो वो ठीक है। कि हाँ, ये चीज़ें रही पास्ट में, ये चीज़ों की कमी रही, इसलिए ये ऐसा हुआ। दिस इज़ कॉल्ड पॉज़िटिव माइंडसेट, पॉज़िटिव थिंकिंग, फॉरवर्डनेस। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेके चलूँगी और ऐसे मेरी लाइफ़ में तो बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा यही बोला कि नहीं हम ये नहीं करते क्योंकि हमारे साथ ना ऐसा हो गया। तो ये इसका मतलब आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ आपको रोक रही है। एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट कभी भी पास्ट की मिस्टेक से फ्यूचर को डिफाइन नहीं करेंगे। पास्ट की मिस्टेक से लर्निंग लेकर अपने फ्यूचर को डिफाइन करेंगे कि पिछली बार अगर कुछ गलती रह भी गई तो उसको हम सीखें, उसमें कुछ जो भी कमियाँ रह गई और अब हम उसको साथ में लेते हुए उस लर्निंग को, उन प्रिकॉशंस को साथ में लेते हुए अब डिसीजन लेंगे एंड आई एम श्योर कि इस बार हम कर पाएँगे। जी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो कहे कि नहीं मैंने इतनी तैयारी करी थी और मैं तो फेल हो गया। लेकिन नहीं, तो क्या डिसाइड करना चाहिए उसके लिए उनको? कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं करूँगा अब आगे। लेकिन अटेम्प्ट है आपके पास सब चीज़ें हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि पास्ट में मेरे साथ क्या चीज़ें रह गई हैं। मैं उसे कवर अप करते हुए अब मेरा डिसीज़न ये होना चाहिए कि आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड एंड आई विल अटेम्प्ट अगेन। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पास्ट को हम दूर रखें और प्रेज़ेंट में जिएँ, हुँ, तभी हमारे डिसीज़न सही हो पाएँगे। बिल्कुल। अच्छा दीदी आपने अभी भी माइंड और इंटेलेक्ट के बारे में बात की और पहले भी आपने कई बार इस बारे में बात की है। तो इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? माइंड और इंटेलेक्ट जो है वो सोल की एनर्जी है। सोल इटसेल्फ इज़ एनर्जी एज़ वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो ये बॉडी हम जो देख रहे हैं इट इज़ जस्ट अ कॉस्ट्यूम, है ना? ये हम 5 कर्मेंद्रियाँ हैं आँख, नाक, कान, मुँह, हाथ या फिर इसको हम बोल सकते हैं जो भी चीज़ें हम सेंस कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें तो ये हमारी जो कर्मेंद्रियाँ हैं ये एक तरीके से अब देखा जाए अगर सोल एनर्जी इसमें से निकल जाए तो नश्वर है। हम ये हुँ। निकलते ही मेरा नाम प्राची से हट के बॉडी हो जाएगा, है ना? मैं मतलब मुझे इस स्ट्रक्चर को इसको बॉडी कहा जाएगा, है ना? नाम से भी नहीं लिया जाएगा। तो मैं जो भी हूँ, मैं हूँ इस शरीर के अंदर। मैं यानी कि मैं सोल, मैं एक एनर्जी, एक चैतन्य शक्ति आत्मा व्हिच इज़ सिटिंग हियर इन द सेंटर ऑफ फॉरहेड। विद दिस ओनली इसी के साथ हमारे साथ 3 शक्तियाँ होती हैं, जो आत्मा के साथ शरीर में आती हैं और आत्मा के साथ ही वो आगे जाती हैं। और वो 3 शक्तियाँ होती है माइंड, इंटेलेक्ट एंड इम्प्रेशन। हिंदी में अगर बोला जाए तो माइंड यानी मन, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि और तीसरा है इम्प्रेशन यानी संस्कार। तो ये तीनों चीज़ें हमारे साथ आती हैं यानी कि मैं आत्मा इसके साथ आई हूँ और इसके साथ ही मैं आगे अपनी यात्रा पर जाऊँगी। फिर दूसरा कॉस्ट्यूम लूँगी तो ये तीनों चीज़ें मेरे साथ ही जाएँगी। तो मन जो होता है यानी माइंड जो होता है वो होती है विचार करने की शक्ति, जहाँ पर हम थॉट्स क्रिएट करते हैं। और वो जो थॉट्स क्रिएट होते हैं, वो होते हैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे सेंसेस के द्वारा ये 5 सेंसेस हैं, उनके द्वारा मुझे मिल रही है। मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सुनती हूँ, मैं क्या फ़ील करती हूँ, मैंने क्या मेमोरीज़ इकट्ठी करी हैं विद दिस ऑल 5 सेंसेस, है ना? वो सब क्योंकि सिचुएशंस भी बनी, सब कुछ हुआ, मेमोरीज़ क्रिएट हुई, तो ये सारा चीज़ें। फिर उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आई, उसकी बेसिस पे मैं जो निर्णय लेती हूँ इंटेलेक्ट यानी एबिलिटी टू डिसाइड, एबिलिटी टू टेक डिसीजंस। तो पहला हो गया मन, माइंड, जहाँ पे हम थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। उन्हीं थॉट्स के जो पूरा का पूरा जो एक कहें कि संग्रह है,
उसी में से मुझे ऑप्शंस लेनी है, ऑप्शंस में से मुझे अपना एक डिसीजन लेना होता है और मेरे पास जो शक्ति है वो है इंटेलेक्ट। जितना मैं अपने माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखती हूँ, यानी कि मुझे पता होना चाहिए कि जिस समय मैं जो सोच रही हूँ, वो कौन से तरीके का थॉट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वेस्ट है या नेसेसरी थॉट्स हैं। एज़ वी डिस्कस अर्लियर, हम पिछले सेशंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसकी जो टेंडेंसी है उन थॉट्स की, वो मुझे पता होनी चाहिए। और जो मैं डिसाइड करती हूँ, जो मेरी लाइफ में डिसीजंस, सबकी लाइफ में डिसीजंस होते हैं, उसके आधार पर हम जो अपने एक्ट में लेकर आते हैं चीज़ें, एक्शन में लेकर आते हैं, वो एक्शन जो है वो हमारे संस्कार में बदल जाते हैं। ना, ये गुड एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल दोनों हो सकते हैं, है ना? कि किसी ने एक बार चोरी करी, है ना? थॉट आया चोरी करें, फिर बुद्धि ने डिसाइड किया कि कर लो, आसान है। फिर वो एक्शन में हम ले आए, फिर वो हमने हमने सोचा बड़ा ईज़ी है ये तो करना, है ना? या सिगरेट पीने का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, लेकिन वो एक्शन हम जब रिपीटेड उसको हम करते हैं, तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। बनता है। और जब संस्कार बन जाता है डीप रूटेड, फिर वो संस्कार फिर से थॉट क्रिएट करता है कि नेक्स्ट टाइम तुम वही करो, फिर थॉट आएगा। इंटेलेक्ट वीक हो जाता है, जैसा हम बार-बार इंटेलेक्ट को हम डोज़ दे रहे हैं, है ना? बार-बार हम जो है एक अपना डिसीजन रॉन्ग करे जा रहे हैं। हमें पता भी है, कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में दैट दिस इज़ रॉन्ग, ये मुझे नहीं करना चाहिए, है ना? जैसे यूथ में है ना? यूथ में है, जैसे आज बहुत स्ट्रेस है आज की डेट में। अब अल्कोहल लेने की बात कर लो या फिर आप सिगरेट की बात कर लो। अब उनके दोस्तों ने उनको ऑफ़र किया कि अरे ये ड्रिंक करने से बहुत लाइट फ़ील करोगे, कर लो। तो दिस इज़ द थॉट, यू नो, अब जो उनको वो पास ऑन कर रहे हैं कि आप ऐसा सोचो। तो उनके थॉट उन्होंने पास किया, है ना? बोला तो मुख से, कर्मेंद्रिय द्वारा। उन्होंने सुना, तो उनके माइंड में क्या है, क्योंकि माइंड जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो इंद्रियों से ले रहा है, सेंसेस से ले रहा है, 5 सेंसेस से। वो सुना उन्होंने और वो थॉट के रूप में बैठा। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा बोला कि अच्छा एक बार ट्राई करके देखो। तो इंटेलेक्ट क्या कहता है कि ठीक है, चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो वो उसे लाइट फ़ील हुआ और फिर उसने एक्शन में लेकर आया। तो एक्शन में लेके आया, उसको फिर लगा कि हाँ, ये तो चीज़ अच्छी है। फिर उसके बाद दोबारा थॉट आता है घूम के कि अरे आज और ले लो, आज तो ज़्यादा स्ट्रेस है। तो फिर वो दोबारा से फिर वो विशियस साइकिल बनती चली गई ना। एंड वन डे दैट यूथ, जो वो एक बच्चा है, यूथ, यंग बच्चा, वो आज की डेट में क्या बन जाता है, एडिक्टेड बन जाता है। अल्कोहल कह लो या विद एनी, कोई भी एब्यूजिव सब्सटेंस कह लो, या दिस इज नॉट द केस, मतलब आप एडिक्शन में मोबाइल एडिक्शन कह लो, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं विच इज ऑब्जेक्शनेबल, जो नहीं देखनी चाहिए, पर हम बहुत एडिक्टिव हो गए हैं कि उससे नहीं हट पा रहे हैं। दैट इज अगेन विशियस साइकिल कि ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है ना कि अगर हम बार-बार रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं, हुँ, तो इंटेलेक्ट वीक हो जाता है। विवेक हम उसे बोलते हैं, विवेक भी बोलते हैं, तो विवेक बहुत वीक हो जाता है। तो फिर ना हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। हम मन में आने वाले थॉट्स के साथ ना बह जाते हैं। तो हमें ये लगता है कि अरे चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमको वो ईज़ी लगता है। क्लियर इंटेलेक्ट क्या कहता है, जिनका क्लियर इंटेलेक्ट होता है, वो कभी भी, आप समझिएगा इस चीज़ को, वो कभी ईज़ी रास्ता नहीं ढूँढता। जो क्लियर इंटेलेक्ट होगा, वो कभी ईज़ी रास्ता नहीं ढूँढता। वो सही रास्ता ढूँढेगा व्हिच इज़ लेस, अगर वो बहुत प्रोडक्टिव नहीं भी है, उसका अगर सर्कमस्टेंस, तो कम से कम वो लेस डैमेजिंग होगा। लेकिन वो कभी भी ईज़ी नहीं होगा, क्योंकि हमारा पर्पस ये नहीं है कि हमको ईज़ी रास्ते में, ईज़ी तो बहुत है ना, जैसे कि मतलब कि मेरे लिए स्ट्रेस को दूर करने के बहुत सारे और बहुत अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं चूज़ ये कर रही हूँ, जो बहुत ईज़ी ऑप्शन है, जो मुझे बहुत टेम्परेरी रिलीफ दे रही हैं चीज़ें, तो ये मैं मुझे दिखने में ईज़ी लग रहा है, लेकिन ये ईज़ी नहीं है, दिस इज़ मोर डैमेजिंग। सो मुझे यहाँ पर ये देखना है कि व्हिच इज़ नॉट डैमेजिंग टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट, टू माई लाइफ, टू माई हेल्थ। तो ये सारी चीज़ों को मुझे ध्यान में रखना है कि ये डिसीज़न सही कब होगा, जब होलिस्टिकली इसका जो रिज़ल्ट है, वो आउटकम्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। तो हमारे पास हमेशा एक बहुत अच्छा मेथड रहता है कि हम लिख कर इसको क्लियर कर सकते हैं।
जब भी हमें कुछ लगता है, डाउट होता है। सो इसलिए ब्रह्मा कुमारीज़ में एक बहुत सुंदर हम लोग जो चीज़ है वो अडॉप्ट करते हैं, वो है जर्नलिंग। बहुत ही अच्छी एक टेक्नीक है ये कि हम लिख कर अपनी हर दुविधा को दूर कर सकते हैं। हम एक प्रॉब्लम में हैं, सिचुएशन में हैं, हम लिखें और उसके 2 पार्ट करें। उसके 2 पार्ट करें कि इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है और इसमें मेरे लिए बुरा क्या है। और ये जो चीज़ें होंगी वो लॉन्ग रन में होगी, शॉर्ट रन में नहीं। शॉर्ट रन में लिखेंगे तो आप कहोगे हाँ ठीक है मुझे स्ट्रेस रिलीफ हो रहा, नहीं। लॉन्ग रन में ये आपको किस तरह से बेनिफिट दे रहा है, वो चीज़ें आपको अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो ये आपके किसी भी चीज़ में, आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, आपको अपने करियर को लेकर कोई भी चीज़ है कि हाँ, इसमें मेरे पास क्या करियर में ऑप्शंस है जो मुझे लॉन्ग रन में, तो ये जो भी चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं, बहुत आपको इसमें मदद मिलती है क्योंकि बहुत और जब ये करें एक्सरसाइज तो पास्ट की बहुत सारी चीजों से डिटैच होके एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, न्यू फ्रेशनेस के साथ अभी से लिखें, तब आपका डिसीजन बहुत ज्यादा क्लियर होगा। लिखने के बाद कैसे क्लियर होगा? जो हमारे मन में है, हमने तो वही लिखा हुआ है। नहीं, आप इसमें ऐसे लिखेंगे कि जैसे आपने सिचुएशन लिखी, सिचुएशन चलिए इसको दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम इमोशन से हटने की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम मैं बार-बार आपको यही बात बता रही हूँ कि हमें इमोशन से अफेक्ट नहीं होना है, ठीक है? आपको मैं बहुत सुंदर एक एक्टिविटी बताती हूँ कि आई थिंक इफ वी डू इट और इसी तरीके से आप लिखें, आप छोड़ दीजिए पहले वाला मेथड, है ना? अ, आप एक सिचुएशन लिखते हैं। आप अपने आप माइंड में सोच के रखें कि कोई ऐसी लाइफ में आपको सिचुएशन आ रही है, जिसका सॉल्यूशन आपको ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा कि व्हिच इज़ द राइट वन, ठीक है? ऑडियंस ओके, भी अगर सुन रही है, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं कि आप मन में सोचें सिचुएशन, ठीक है? टेक 1 मिनट सोचें, क्या है वो सिचुएशन? उस सिचुएशन के बारे में आपने बहुत सोच लिया, उस सिचुएशन के बारे में आपने बहुत ज़्यादा दूसरों से राय भी ले ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक जी, है? अब क्या करना है, ठीक है? अब आपने क्या करना है, अब आप लिखो। अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं तो वही लिखूँगी ना जो मैं सोच रही थी, वही। है ना? आप ये कह रहे हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा एंड इट हैपेंस दिस वे कि हम जब अपने माइंड में एक आंसर को, कंफ्यूजन को ओवर ऑक्यूपाइड लेके चल रहे हैं, तो हम वही लिखेंगे जो हम सोच रहे हैं। अब इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखते हैं। आप अपनी लाइफ में अब उस व्यक्ति को इमेजिन करें जो आपसे बहुत ज़्यादा आपके बहुत डियर वन है ना? आपके सिबलिंग हो सकते हैं, बहन या भाई छोटे या फिर आपके बेटा-बेटी कोई भी हो सकते हैं जो आपको लगता है कि आपके ऊपर बड़ा भरोसा करते हैं। सोच लिया, जी, ठीक है? अब सेम सिचुएशन वो आपके पास लेकर आ रहे हैं। सेम सिचुएशन वो आपके पास लेकर आ रहे हैं। इमेजिन विजुलाइज़ करें, इसे भी आप एक मेडिटेशन की तरह ही सोचें, विजुलाइज़ करें कि सेम सिचुएशन वो आपके सामने रिपीट कर रहे हैं विथ सेम इमोशन। क्या हुआ था उनके साथ, क्या-क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या हो सकता है, क्या सर्कमस्टेंसेस उनसे वो गुज़र रहे हैं, जो वो सिचुएशन है वो रिपीट कर रहे हैं आपके सामने और आप सुन रहे हैं, बड़ा पेशेंटली उनको सुन रहे हैं। यू आर लिस्टनिंग टू देम वेरी केयरफुली एंड वेरी एम्पैथेटिकली। बहुत ज़्यादा आप उनसे उनके प्रति शुभ भावना रखते हुए उनकी वो बात सुन रहे हैं कि इनको मैं बहुत अच्छे सॉल्यूशन दे दूँ, व्हिच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, व्हिच जी। इज़ वेरी मच राइट। अब आप जो उनको आंसर देंगे, दैट इज़ द राइट डिसीजन। ये बहुत अच्छा आपने बताया मेथड। लेकिन यहाँ पे दीदी एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि जो मेरा प्रॉब्लम है और जो सामने वाले का प्रॉब्लम सेम है, इमोशन सेम है, लेकिन जो बैरियर होते हैं वो तो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं सभी की लाइफ में। सेम बैरियर, सब कुछ सेम रखना है आपने, सब कुछ सेम रखना है।
आपको अपनी सिचुएशन, अपने बैरियर्स, अपनी हर चीज को सामने वाले के अंदर विजुलाइज करना है। ओके, कहीं कुछ ओके। अपने तक नहीं रखना है आपको, है ना? अब वो आप सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मैरिज के बाद आपको कुछ स्ट्रगल करना पड़ा किसी तरीके से, या आपको करियर में कुछ फेस करना पड़ा, हेल्थ वाइज करना पड़ा, सेम सिचुएशन, सेम बैरियर्स हैं, तभी तो कंफ्यूजन है। वही। बैरियर्स हैं तभी तो कंफ्यूजन है। तभी हमने बोला कि सेम सिचुएशन उनके सामने वो ही लेकर आ रहे हैं, सेम विद सेम बैरियर्स। क्योंकि जो भी सिचुएशन है उसके अंदर देखिए, बहुत सीधी सी बात है, अगर किसी भी समस्या का बेस्ट कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक हम एक बहुत आइडियल इमेज लेके चलते हैं कि इस सिचुएशन का यही सॉल्यूशन होना चाहिए, इस प्रॉब्लम में यही सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस प्रॉब्लम में या उस सिचुएशन में वो सॉल्यूशन कहीं फिट नहीं हो रहा है, तो उसके हुँ, ऐसा तो नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन फिर हमें उसमें क्या कहना है, क्या सोचना है कि उसमें जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं, आपने वो देखा है, जब आपने ज़रूर अटेम्प्ट किया होगा अपनी लाइफ में एमसीक्यूज़, जी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हुँ, राइट? जी। उसमें से 4 ऑप्शंस होंगे, जिसमें से आपको एक क्लिक करना है। आपको पता है ब्यूटी क्या होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की? उसकी ब्यूटी ये होती है कि वो चारों देखने में सही लगते हैं। और उसमें भी कन्फ्यूज़न ही होता रहता है, ये है या वो है? कंफ्यूजन होता है। अब आप ये सोचो, ये एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको हर ज़िंदगी के मोड़ पे मिलेंगे। और उसकी टेक्निक पता क्या है? क्योंकि एज़ ए प्रोफेसर भी जब हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे अपने एप्टीट्यूड को स्ट्रॉन्ग करें, तो व्हाट वी यूज्ड टू से देम कि आपके पास 4 ऑप्शन है व्हिच इज़ ऑलमोस्ट मतलब नियर टू राइट क्वेश्चन, उसमें 1 राइट है, बाकी 3 नियर टू राइट है। जी, यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 इज़ राइट एंड 3 रेस्ट आर नियर टू राइट। तो राइट। आपने क्या करना है, धीरे-धीरे जो आपको सबसे ज़्यादा लीस्ट लग रहा है, आप उसको पहले डिलीट करो। चूज़ मत करो सही क्वेश्चन, डिलीट हुँ, करना शुरू। तो जब हम डिलीट करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये 4 हैं, तो आप 50-50 करो उसमें पहले, हाँ? जैसे वो केबीसी में दिखाते हैं ना इस तरह से, कि पहले आप डिलीट करो कि नहीं दिस इज़ तो नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। सेकंड ये वाला भी नहीं हो सकता। अब ये 2 ऑप्शंस हैं, इसमें से ये प्रॉब्लम है, इसमें ये है। अब आपको उन दोनों में लेस डैमेजिंग लगती है ऑप्शन, वो आप चूज़ करो, दैट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो भी आप ऑप्शन चूज़ करेंगे लेस डैमेजिंग में भी, वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए। लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। शॉर्ट टर्म वाला कुछ भी नहीं आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले केसेस हमेशा जो है वो बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। तो और दूसरी बात कि जो ये अभी हमने टेक्निक करी कि अगर आपका बहुत नियर डियर वन कोई आपके पास आता है, तो आप यू आर एबल टू गिव देम द वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं यूथ की बात करूं, ठीक है, मैं वुमेन इमोशंस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल देर वेरी इमोशनल, है ना? अगर एक महिला की बात करूं तो सपोज अगर वो किसी से अटैच होती है, ठीक है, तो वो बहुत डीपली अटैच होती है। जी। उनके ऊपर टॉर्चर भी हो रहा होगा, मेंटल एक्सटॉर्शंस भी हो रही होंगी, है ना? उनको क्योंकि बचपन से ना महिलाओं को क्या है ना, गिल्ट में रहना एक ट्रेन कर दिया जाता है। सबको खुश रखना है ना? कोई नाराज़ ना हो जाए, सबको खुश रखना है। वो केयर और सेल्फ नेग्लेक्ट में कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो क्या करती हैं कि वो अपने आप को बहुत जो एक कॉम्प्रोमाइज़िंग स्टेट में लेकर चलती हैं, और एक बड़ा एक अंदर ही अंदर एक इमोशनल डिलेमा उनके चलता रहता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो किसी ऐसी रिलेशनशिप में है, ठीक है? जिसमें वो अटैच्ड है ना? अटैच्ड। आई डिड नॉट से कोई पॉज़िटिव इमोशन, अटैचमेंट इज़ अ नेगेटिव इमोशन। जब भी ओके। हम किसी से अटैच्ड होते हैं, तो अटैचमेंट में हम नेगेटिव्स को इग्नोर कर देते हैं। हम कई बार फॉर एग्जांपल कोई ऐसी मैरिज में है व्हिच इज़ वेरी वायलेंट, डोमेस्टिक हुँ, वायलेंस के उसमें है, तो वो सहे जा रही हैं, सहे जा रही हैं, सहे जा रही हैं, थिंकिंग दैट दिस इज़ समथिंग व्हिच आई हैव बीन टोल्ड, मुझे यही सिखाया गया है ना? तो वो इस चीज़ को क्या ले रही हैं, बहुत नेचुरल ले रही हैं, और हो रहा है गलत उनके साथ, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो नहीं डिसाइड कर पा रही हैं कि मुझे क्या करना है। लेकिन यही चीज़ अगर हम देख रहे हैं, मैं उसमें ट्रैप्ड हूँ, तो मैं कहूँगी नहीं, मैं नहीं ले सकती डिसीज़न, क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है।
लेकिन जब कोई दूसरा देख रहा है या सुन रहा है, तो फिर वो व्यक्ति उसको सही एडवाइस इसलिए दे पा रहा है, जिस पे वो काउंट करती हैं, या मतलब जो हमने सिचुएशन करी, उस सिचुएशन को अगर आप ऐसे देखें, तो वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो उस इमोशंस में अटैच्ड ही नहीं है। जब भी हम इमोशन से खुद को फ्री करके कोई डिसीजन लेते हैं, ये जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि सेम सिचुएशन अगर हमारा कोई डियर वन लेकर आ रहा है, तो वी आर एबल टू गिव देम द राइट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि हम उस डिसीजन को लेते हुए इमोशनली ट्रैप्ड है। और जब कोई हमारे सामने वो चीज हो रही है किसी के साथ, तो हम बहुत आसानी से उसको देख पा रहे हैं, बीइंग इमोशनली स्टेबल, being emotionally detached, we are able to see what is right for you and what is wrong for you. This is not going to give you a long term benefit. आप आप ये सिचुएशन उनके सामने ऐसे खोल के रखेंगे ना, कि अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो दिस इज द आउटकम, इफ यू टेक दिस डिसीजन दिस इज द आउटकम। तो डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि वी आर नॉट इमोशनली ट्रैप्ड, वी आर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं, अब हम इंडिपेंडेंट हो गए। सो ये बहुत एक सुंदर टेक्निक है। कभी भी लाइफ में आप अटक जाओ, कभी भी लाइफ में आपको लगता है कि आई एम स्टक, आई एम नॉट एबल टू टेक द राइट डिसीजन, आप हमेशा ये सोचो, और वो सारे क्वेश्चंस आप पूछो जो आप अपने आपको पूछ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन पूछो। उस व्यक्ति को सामने विजुलाइज करते हुए आप लिख कर पूछो, या कैसे ही पूछो कि व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ करके आप सारे क्वेश्चन पूछो, जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं, और आपको सारी की सारी क्लैरिटी ऐसे आ जाएगी कि जैसे वो प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं। इट इज जस्ट क्रिस्प एंड क्रिस्टल क्लियर। बहुत ही अच्छी टेक्निक बताई। मतलब मैं तो अभी निशब्द हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या पूछूं। मगर मैं इतना समझ गई कि हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट या लॉन्ग टर्म सपना देखना है, आगे की सोच के आगे बढ़ना है, अभी के बिल्कुल। इमोशंस में नहीं फंसना है। ये हमारा। देखिए, बहुत छोटी सी बात है ना, हमारा मन भी तो बच्चा ही है। हम अपने बच्चे के लिए, हम अपने बच्चे के लिए, है ना, जो भी हमारा डॉटर सन कोई भी हो, क्या देखना चाहेंगे, what what we want to see in their future, short term और long term है। लॉन्ग टर्म। अब जैसे जैसे अब देखिए, इमोशनल ओवरलोड का एक और एग्जांपल जो आजकल होता है, लोग जब यूथ में होते हैं, मैं थोड़ा यूथ को ज्यादा एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि इस समय जो है इमोशंस ओवरलोड होते हैं, जी। स्पेशली वुमेन, इफ आई टॉक अबाउट, एंड द यूथ। ये दोनों ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें इमोशंस बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होते हैं, और इन दोनों कैटेगरीज को बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो अपने मन को साइलेंट करना सीखें, है ना, थोड़ा सा उसके शोर को कम करना सीखें। तो ये बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई मेडिटेशन इज नीड ऑफ, बहुत जरूरी है हम सबके लिए करना। तो जब हम अपने यूथ में भी अगर देखें, तो जब कोई किसी के साथ अटैच्ड होता है ना, प्यार का जो वो नाम देते हैं इसको कि हमें इनसे प्यार है या कुछ है, वो इमोशंस इतना ज्यादा ओवरफ्लो होता है कि वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते, है ना, किसी की भी नहीं सुनते, सही गलत में डिफरेंस करना नहीं देख पाते हैं, और वो कोई गलत स्टेप भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी भागकर शादी कर लेना या कुछ इस तरह से भी वो जो भी चीजें करते हैं, और अब कुछ महीनों के बाद देखेंगे कि वो उनके जो रास्ते हैं वो अलग भी हो गए। तो वो क्या था कि उस समय इमोशंस का ओवरफ्लो था। दे वर नॉट एबल टू डिसाइड कि सही क्या है, गलत क्या है, बस कि ये कि नहीं, मैं ऐसा इनके बिना नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। और फिर वो इस तरह का डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और बाद में फिर उनके पेरेंट्स, फैमिली, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वो खुद सब जो है वो सफर करते हैं। सो जी। इसीलिए डिसीजन के लिए जो हम मेच्योरिटी की बात करते हैं, इट्स नथिंग, इट्स कामनेस ऑफ माइंड, एंड इट इज नो वेयर रिलेटेड विद द एज। आप एक स्टेट ऑफ माइंड की हम जो बात करते हैं, वो यंग एज में भी आप जो है वो अपने अंदर ला सकते हैं, और छोटी एज में भी ला सकते हैं। इसका कोई, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या फिर जो मेच्योर एज में हैं, जरूरी नहीं है उनके अंदर वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड है। वो बेशक उनके पास एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस
और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। आप देखिए ब्रह्मा कुमारीज में तो कितनी छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, और आप जी, उनकी कामनेस को देखें, इतना कंट्रोल उनका अपने इमोशंस पे, उनका इतना कंट्रोल अपने जीवन पे, क्योंकि एक बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं। मेडिटेशन को अपना जीवन का लाइफ, अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाया हुआ है। तो ये जो समझ है, समझ का कहीं कोई रिलेशन एज से या किसी और चीज से नहीं, समझ का रिलेशन है आपकी, आपके जो पीस ऑफ माइंड से है, आपकी कामनेस से है। वो टेक्निक हमको जो है वो ज़रूर अपनी लाइफ में सीखनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए। और आजकल तो वैसे ही बहुत शोर है, बहुत सारी चीज़ों का थ्रू मीडिया यू कैन से, मोबाइल, ये भी एक नॉइस है ना, बिकॉज़ एवरी टाइम नॉइस इज़ व्हाट, जो मैं जब भी नॉइस वर्ड यूज़ करूँ, नॉइस का मतलब है थॉट्स। तो जो हम थॉट्स अपने माइंड में ले रहे हैं, अब एवरी टाइम आई एम लुकिंग एट द मोबाइल, एवरी टाइम आई एम लुकिंग एट द टीवी, जो भी मुझे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के थ्रू मेरे आँखों से होती हुई मेरे माइंड में जा रही है, वो शोर क्रिएट कर रही है। बेशक मैं देख साइलेंटली रही हूँ, साइलेंटली देख रही हूँ कि कोई अंधेरे में मोबाइल चला के मैं देखे जा रही हूँ, देख मैं साइलेंटली रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर जाके वो शोर क्रिएट कर रहा है। दैट मीन्स थॉट्स का जो है वो प्रवाह, वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, और जब वो प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल करने की हमें विधि तो पता ही नहीं है। और हमने अगर विधि पता हो तो वैसे हम इस प्रवाह को आने ना दें। जिसे जी, कहते जी, हैं ना कि अगर किसी को पता हो कि मतलब कि ये चीज़ गलत है ना? या फिर इस चीज़ में ज़हर है, तो वो पिएगा? नहीं पिएगा। तो जी, हाँ, लेकिन लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम एक तरीके से वो स्लो पॉइज़न अपने अंदर क्या कर रहे हैं, लिए जा रहे हैं, व्हिच हैज़ बिकम वेरी टॉक्सिक टुडे। और ये सिर्फ़ डिसीज़न मेकिंग तक ही मतलब हमारे मन को या इंटेलेक्ट को पॉल्यूट नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी और चीज़ों में भी पॉल्यूट कर रहा है। ये अगर हम बात करें इसके जो हमारे इंटेलेक्ट को या इंटेलिजेंस को जो अफ़ेक्ट करती हैं वो चीज़ें, वो मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं। जी, इसमें हम अगर बहुत ईज़ी वे में इसको समझे, तो मैं इसको ना सी कैटेगरी में मतलब डाल के मैं समझाती हूँ इसको यूजुअली कि मतलब मैं थोड़ा इंटरप्ट कांस्टेंट चाहूँगी, सॉरी। आप हम कांस्टेंट मैं आप आगे बढ़ें और हम विधि जानें, उससे पहले एक मेरा एक इमोशंस और मैं इसमें ऐड करवाना चाहूँगी कि हमने अटैचमेंट की बात कर ली, फ़ियर की बात कर ली। हम सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी भी एक चीज़ होती है, जिसमें भी महिलाएँ उलझती रहती हैं और हमारे यूथ भी होता है। कई बार हमें हमारा हक हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कोई मायने रखती है। तो हक, स्वाभिमान ये क्या चीज़ है? स्वाभिमान जैसी कोई चीज़ होती है? या जब हम डिसीजंस ले रहे हैं तो हमें उसको दूर रख देना चाहिए। इमोशंस जैसे हमने पहले अटैचमेंट और बाकी फ़ियर वगैरह की बात की, तो वैसे ही क्या हमें स्वाभिमान को भी ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, स्वाभिमान बहुत अगेन मैं बोलूँगी कि 3 चीज़ें इसमें भी हैं कि स्वाभिमान है क्या चीज़? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी इफ वी टॉक अबाउट, ये है क्या? जुड़ा तो ये सेल्फ के साथ ही है, ठीक है ना? सो कई बार हम मतलब ये मैं बहुत एक स्पष्ट भाषा में बताना चाहूँगी कि कई बार हमें थोड़ा-सा ज्ञान की जब हम कमी होती है, या फिर हम ज्ञान पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये ज्ञान का मतलब कोई बाहर का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है। तो हम कई बार स्वाभिमान को ना ईगो से भी कई बार लिंक कर लेते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप डिसीज़न ले रहे हैं, क्या वो ईगो से जुड़ा हुआ तो नहीं है? अगर वो ईगो से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेती हूँ मैं, कि एक रिलेशनशिप की बात लेते हैं। एक रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है? अगर मेरा पर्पज़ ये है कि मुझे पता है कि वो जो बात है वो गलत है, ठीक है? मुझे ये मालूम है कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में ये बात गलत है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि मुझे अपने राइट फैक्ट्स के द्वारा इस सिचुएशन को विन करना है, जीतना है ना? ये मेरे को जीतना है, क्योंकि मैं सही हूँ, है ना? ये है। अब आप इसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, आप इसे ईगो ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो जीत के रहूँगी बिकॉज़ आई एम राइट। दूसरा है वेरी सॉफ्ट एंड वेरी राइट कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है।
यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मेरे मन में ये भावना होगी कि मुझे इस रिश्ते को बचाना है, बेशक मैं सही का ही साथ दूंगी, लेकिन मेरी अप्रोच, मेरा तरीका सोचने का, बोलने का, व्यवहार में आने का सब बदल जाएगा। बिकॉज मैंने ऑप्शन क्या चूज करी, मुझे इस रिश्ते को जीतना नहीं, मुझे इस रिश्ते को बचाना बचा है। तो मुझे अगर बचाना है तो मैं उनसे, अगर मुझे लग रहा है कि वो मेरी इस बात को कहने से या बोलने से हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि कई बार सच बड़ा कड़वा होता है। कई जी। बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम बहुत डायरेक्ट नहीं बोल सकते, है ना? वो बहुत छोटी-छोटी चीजें होती हैं कि अगर मेरे काम करने के तरीके में और मेरी मदर इन लॉ के काम करने के तरीके में डिफरेंस है, और मैं उनको बोलूँ कि नहीं ऐसे नहीं करना होता, ये ऐसे ही करना होता है, ये राइट तरीका है। बात तो मेरी सही है, बात तो मेरी सही है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखूँगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के चक्कर में कहीं मैं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं हर्ट कर रही, ये मुझे ध्यान रखना है। सो फिर वो हर्ट ना दोनों तरफ से फ्री होना चाहिए। वो सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों तरफ की रहनी चाहिए, तब माना जाएगा कि ये ईगो फ्री रिलेशनशिप है, ये ईगो फ्री डिसीजन है, ये ईगो फ्री मेरा जो व्यवहार है वो ईगो फ्री था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ अपने को रिस्पेक्ट दूं। अगर मैं सिर्फ अपने को रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो वो ईगो है, और अगर मैं सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब जानती हूँ तो मैं फिर ये भी देखूंगी कि सामने वाले की भी सेल्फ रिस्पेक्ट उतनी ही मेंटेन रहे। So it's very very important that we follow this rule। and अगर मैं ये फॉलो करती हूँ तो आप देखेंगे मेरी बोली में भी मिठास आएगी, मेरे शब्दों में भी मिठास आएगी, है ना? जैसे हम, अब कई बार क्या होता है हम बड़े बायस्ड हो जाते हैं। बच्चे ने सेम गलती करी, हम लोग मतलब उसको कह रहे हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं हो जाता है, या हुँ, फिर हुँ। अगर लगा कि वो सामने वाला व्यक्ति उतना कैपेबल नहीं है तो हम उसे डोंट केयर। लेकिन कई बार हम लोग ना अपनी सही बात को ऊपर रखने के लिए जिसे कहते हैं अड़ जाते हैं, किसी बात पे अटक जाते हैं। वो उस चीज में हमें डिफरेंशिएट करना, ये भी हमारे क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट की निशानी है। कि एक बहुत सुंदर ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर हमारे जो सीनियर दादी रहे ना, तो उन्होंने एक हमारे और दूसरे सीनियर ब्रदर थे, बहुत ही ज्यादा अनुभवी राजयोगी थे। तो उन्होंने एक बार वो बैठे थे मेडिटेशन में, साधना में बैठे थे, तो उन्होंने बोला, आप ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी साधना करते हैं कि जो आप इतने शांत रहते हैं? तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। मुझे लगता है अगर हम ये लाइफ का प्रिंसिपल बना लें, इस पूरे एपिसोड में से सिर्फ एक ये सिंगल बात उठा लें, तो मुझे लगता है अपनी लाइफ की सारी चीजें खत्म है, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। और उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया कि मैं सिर्फ एक एफर्ट करता हूँ, ये कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से किसी के भी व्यर्थ संकल्प ना चले। मैं जो भी करूँ, मेरी वजह से किसी के व्यर्थ संकल्प ना चले, यहाँ तक कि मेरे चलने से, बोलने से, कुछ भी करने से कोई डिस्टर्ब ना हो। हुँ। मैं इतना एफर्ट करता हूँ। तो जब हम अपने से पहले दूसरों का सोच रहे हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी इन रिटर्न आ रही है ना, वो बहुत शांति की आ रही है। और जब बाहर के एनवायरनमेंट को देखो, ये बहुत सीधी-सी बात है ना कि हम शांत हैं, इसीलिए हम ये ध्यान रख पा रहे हैं कि दूसरे भी शांत रहें, दूसरों के व्यर्थ संकल्प ना चले। फिर सेम एनर्जी हमको पास ऑन हो रही है, तो हम उस वायुमंडल को भी शांत कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग चुप रह के या कुछ अच्छा करके या झुक कर, कभी-कभी एक बहुत सुंदर बात है, रिश्तों में हार्मनी अगर रखनी है, तो हार माननी पड़ेगी। हार मानी माना हार मनी। तो अगर हमें अपने रिश्तों को ज़िंदा रखना है, तो हमें झुकना तो पड़ेगा। और झुकना ऐसे नहीं कि उसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट को हम स्टेक पे रखें। हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को स्टेक पे ना रखें, लेकिन हम जितना दूसरों को सम्मान देंगे, दूसरों की जो भी फीलिंग्स हैं, बेशक वो उस समय आपको गलत भी लगती हैं या उनका कोई एक्शन गलत लगता है, तो भी आप उनको स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, शांत रहते हैं, है ना? और जब वो आपको देखेंगे कि आपका कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि क्लटर्ड माइंड रिएक्ट करता है, लेकिन क्लीन, अगर क्लटर्ड माइंड को हमने कंट्रोल कर लिया और क्लीन इंटेलेक्ट तक हम पहुँच गए, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड होता है कि जब हम सोच कर बोलते हैं, और रिस्पॉन्स होता है, रिएक्ट करना होता है कि हम बिना सोचे बोलते हैं।
तो ये बहुत एक मतलब मुझे ये बड़ा सुंदर एक रूल लगता है कि हाँ, हम ऐसा कुछ करें कि हमारी वजह से कोई ना सोचे कि ये ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं। ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है हमारे लिए। ना हम अपने सच को रिप्रेजेंट ऐसे करें कि वो सच सुंदर भी लगे, ना? जी, तो कई बार जी, बोलकर नहीं, कई बार हमें समझकर और एक्शन में लाकर, शांत रहकर भी अपनी बात कहनी आनी चाहिए। जी, बिल्कुल। तो दीदी, ये सारे तो हमने बात कर ली। अब हम आते हैं कि हम कैसे अपनी इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्ट को क्लियर कैसे करें, अपनी बुद्धि को हम साफ कैसे करें, जिससे हमारे डिसीजन सही हो पाएँ। जी। अब हम वो आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैंने जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हम सीज़ की बात कर रहे थे, तो उसे हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि अपने जी, माइंड को फ्री रखने के लिए ये तो चीज़ें हैं ही हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। लेकिन कंपैरिज़न कंपैरिज़न जो होता है, वो बहुत बहुत बेकार चीज़ है। मतलब इसको पूरी तरीके से हमारे को अपनी डिक्शनरी में से माइंड की डिक्शनरी में से डिलीट कर देना चाहिए। कि कंपैरिज़न हमारे साथ ज़िंदगी में बहुत एक ना एक नेचुरल टेंडेंसी की तरह चलता है एंड ड्यू टू व्हिच हम कॉम्पिटिशन में आते हैं सेकंड सी एंड ड्यू टू व्हिच हम जो है क्रिटिसिज्म में आते हैं। तो कंपैरिज़न लीड्स टू कॉम्पिटिशन एंड देन इट लीड्स टू क्रिटिसिज्म। आज की डेट में लोगों को कॉम्प्लीमेंट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। एक दूसरे को मतलब अप्रिशिएट करना या कुछ इस तरह से। लेकिन हाँ, अगर एक गुट बैठ गया है तो वो बहुत आसानी से किसी को कंपैरिज़न कर पा रहे हैं, कॉम्पिटिशन कर रहे हैं या फिर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये बहुत एक गंदी है। तो इस चीज़ को हमें कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा जो एक जो हम चौथा सी है, वो है कनेक्शन। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि हम किसके कनेक्ट में आ रहे हैं। उसमें लोग भी हो सकते हैं, उसके अंदर साधन भी हो सकते हैं। जो हम मतलब हम अगर डिजिटल यूज़ की बात करें, वो भी होगा उसके अंदर। हम किस तरह से कनेक्शन में आ रहे हैं, कौन से कनेक्शन में आ रहे हैं। यानी कि हमारी जो माइंड को जो मैसेज मिल रहा है 5 सेंसेस के थ्रू, वो कैसा कनेक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी बैठते हैं, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं या फिर हर वक़्त यही बात करते हैं, जो भी हैं, आपको वो भी अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि वो भी जो बातें कर रहे हैं वो इट इज़ गोइंग इनसाइड एज़ इन्फॉर्मेशन यानी डायरेक्टली करप्टिंग योर माइंड। सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है एंड द फिफ्थ सी व्हिच यू हैव टू अवॉइड इज़ टू कमेंट इंस्टेंटली। इसका मतलब ये है कि एक इम्पल्स होती है जवाब देने की, उसको आपको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि जब आप जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं किसी के ऊपर, तो उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिpercussion होता है, उसका एक बहुत एनर्जी क्योंकि आपने तो सिर्फ़ एक कमेंट किया, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो उनके अंदर बैठा, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी फ्लो क्रिएट हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है। तो वो आपको कहीं न कहीं आपके मेंटल स्टेट को और ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, कि आप खुद भी देखेंगे, आप किसी की भी अगर कभी चुगली या निंदा जो गॉसिप है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं समाज में, अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन हमारा मन भारी ज़रूर हो जाता है। हमें उस वक़्त लगेगा अरे हाँ, आज तो अच्छा लगा उस बातें कर ली, लेकिन यू वुड फील वेरी हेवी इनसाइड कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा पता नहीं क्यों, ऐसा करके। लेकिन यहीं आप कॉम्प्लीमेंटिंग मोड में होंगे, आप बहुत एप्रिशिएटिव मोड में होंगे, यू वुड फील वेरी लाइट, यू विल फील वेरी लाइट। जब आपका ये मूड होगा कि नहीं पॉज़िटिव बातें सुन रहे हैं, पॉज़िटिव बातें ही शेयर कर रहे हैं और सिर्फ़ शेयर नहीं कर रहे हैं, अंदर से भी आप रेडिएट कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड और आप सामने वाले को भी अपने शब्दों के द्वारा, अपने अपने थॉट्स के द्वारा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो आपको बहुत हल्का महसूस करेंगे। तो इसका बहुत सुंदर सा एग्ज़ाम्पल है मतलब जब कोई हमें गिफ्ट देता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है बट फिर हमें ये चिंता हो जाती है अगली बार इनको क्या गिफ्ट दूँ? वही। जी। या फिर ये चिंता हो जाती है कि मैंने तो इनको ये गिफ्ट दिया था, वो इतने का था, देखो इन्होंने कितने का गिफ्ट दिया, ये हो जाता है। लेकिन जब आप किसी को दान करते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, ये सोच कर कि इनका भला हो जाए, है ना? इनकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आए, यू फील वेरी लाइट।
तो कहीं न कहीं ये जो है ना एक्सपेक्टेशंस ये हमको होल्ड करती हैं पीछे की ओर, कि जब हम एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, तो ये हमारी एक अपने माइंड को ना हमारा बहुत, क्योंकि सारा जो खेल है वो है कि हमको अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं रखना है। डिस्टर्ब माइंड ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ माइंड, ये जो है आपके इंटेलेक्ट को क्लीन नहीं रखने देगा। और अगर क्लीन नहीं रहा इंटेलेक्ट, देन अगेन वही वाली चीज़ कि हमारे डिसीजंस जो हैं वो हमारे वो क्लियर नहीं हो पाएँगे। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट। सबसे पहले इसी को बच्चा समझ के इसी को हमें पालना है, इसी का ध्यान रखना है कि ये किसी गलत संगत में ना जाए, ये गलत कोई भी चीज़ इसके अंदर इन्फॉर्मेशन के रूप में ना जाए। जैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं ना हम हर बुरी चीज़ से, वैसे ही इस मन को भी हमें प्रोटेक्ट करना है हर बुरी चीज़ से, बड़ी बुरी इन्फॉर्मेशन से, बुरे लोगों से, हर चीज़ से इसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट वैल्यूएबल। अगर मेरा मन अच्छा है, तो मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे संस्कार अच्छे हैं, मैं ओवरऑल एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बनती हूँ। तो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड। और रही बात जो आपने बोला टेक्नीक की, ये तो चीज़ें वो हैं जो हमें अवॉइड करनी है। ब्रह्मा कुमारीज़ की जो अगर हम बात करते हैं, बहुत सुंदर हमारा जो माइंडफुलनेस है वो सिखाया जाता है कि हम प्रेज़ेंट में रहें। प्रेज़ेंट में यानी कि बहुत एक अच्छी, हमने ये पीछे भी हमने ओवरथिंकिंग के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कितना ज़रूरी है माइंडफुलनेस आज की डेट में। आई थिंक अ, ये बहुत सुंदर रेमेडी है कि हम जो कर रहे हैं उसमें प्रेज़ेंट होकर काम करें। तो अगर हम प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं तो हम पास्ट की हर नेगेटिव इमोशन से खुद को फ्री कर सकते हैं, आगे के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे लिए माइंडफुलनेस, जर्नलिंग, रात को हम जर्नलिंग कर सकते हैं लेटर लिख के या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को हल्का करें। या आपका कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो जो आपको लगता है कि बहुत मतलब आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और वो नॉन जजमेंटल तरीके से आपको सुनेंगे, है ना? कमेंट नहीं करेंगे, कोई एडवाइस नहीं करेंगे, लेकिन नॉन जजमेंटल तरीके से सुनेंगे और आप ही से ही सॉल्यूशन लेंगे। आप उनको अपना एक हम तो परमात्मा को ही अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए हम तो लेटर टू गॉड लिखते हैं। तो लेटर टू गॉड लिखते हैं, तो जब परमात्मा ही हमारा सब कुछ बन गया तो हमें जो नीचे हैं उनसे राय माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमात्मा से हुँ। क्लियर इंटेलेक्ट तो किसी का नहीं होता है। तो हम उसी को लिखते भी हैं, उसी से ही हमें आंसर मिलते हैं। मेडिटेशन के थ्रू हम लोगों को जो है बहुत आसानी से कि हम पूछते हैं कि अब इसमें क्या करना है? तो हमें बहुत आसानी से जो वो आंसर मिल जाता है, बिकॉज़ क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट मेडिटेशन से बहुत आसानी से हम पा सकते हैं। So that is why it is very important for everyone to practice meditation in today's time. ये सारी दीदी, चीज़ें हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगी आपके साथ कि जैसे मैंने भी राजयोग मेडिटेशन सीखा है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो आवाज़ तो हमारे ही अंदर से आ रही होती है ना कि अच्छा ये भी है इसका आंसर ये भी है। तो फिर वही प्रॉब्लम वही आ जाती है कि इसमें गॉड की आवाज़ कौन-सी है? बाबा ने हमको क्या निर्देश दिया, उनका कौन-सा जवाब है? जी, यहाँ पर तो ये कैसे क्लियर जो करें? जो पहला जवाब है वो उसका होता है। उसके बाद शोर मच जाता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी मतलब ये कभी हमारे अंदर भी ऐसे सवाल हुआ करते थे, तो हमने भी अपने बड़ों से ही पूछा था कि इसका क्या आंसर है? तो यही आंसर है इसका कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, वो सबसे पहले उसी की ही सुनता है, अगर हम उससे बात कर रहे हैं तो। हैं? अगर हम बिल्कुल अपने आप को फ्री किसी भी इमोशन से डिटैच होकर उससे बात कर रहे हैं, सब कुछ सरेंडर करके, कि ये पूरी सिचुएशन है, नाउ आई सरेंडर एवरीथिंग टू यू, नाउ यू सजेस्ट। तो जो पहला आंसर आता है वो उसका होता है। उसके बाद तो फिर बहुत सारे सजेशन पीछे-पीछे वाले आ जाते हैं। वो हमारी प्री ऑक्यूपाइड ओपिनियंस होती हैं जो हमारे सामने आती हैं। लेकिन आपको जो पहली आवाज़ आएगी आपके मन वो से वो भगवान की होगी। ये बहुत बिल्कुल। सही आपने बताया क्योंकि मैंने इतने लंबे टाइम से मैं ब्रह्म कुमारीज़ दीदी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेडिटेशन बहुत रेगुलर तो नहीं लेकिन हाँ, मैं करती हूँ। बस मैं यहाँ जाके कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ कि मुझे तो 2-3 आवाज़ सुनाई दे गई, अब मैं कौन-सा वाला मानूँ? तो ये आपने बहुत अच्छा बताया कि जो भी फर्स्ट आंसर होगा वो बाबा का होगा। जी, आप ट्राई करके देखिएगा इसको, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्नीक ये आपको, लेकिन हाँ, उसके लिए भी आपको साइलेंस में बैठना बहुत ज़रूरी है। पहले अपने मन को जो जितने भी शोर हैं उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है, फिर आप जो है
आप आंसर पूछेंगे, तो आपके क्लियर एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारे पास आंसर होता है, परमात्मा तो सिर्फ़ हमें इशारा देता है कि ये आंसर है। जी, जी। दीदी तो फिर क्यों ना मेडिटेशन भी थोड़ा-सा अनुभव उसका भी ले लें? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेडिटेशन का टाइम भी है, सेशन के एंड होने हाँ का जी। टाइम भी आ गया है, तो बिल्कुल जी, हम जी। लोग जो है लेते हैं। ठीक है। ओम शांति। अपना सारा ध्यान बाहर के हर प्रकार के शोर से मुक्त करेंगे। साक्षी होकर बाहर होने वाली हर आवाज को मैं आत्मा सुन रही हूँ। मैं अलग और बाहर होने वाली हर घटना अलग है। मैं शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पे विराजमान हूँ। सेंटर ऑफ द फॉरहेड एक चमकता हुआ सितारा। इस देह की भी मालिक हूँ मैं। मन बुद्धि संस्कार की भी मालिक हूँ मैं। आई एम द मास्टर ऑफ माइंड। ये मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में है। बाहर जो भी हो रहा हो उन सब से बुद्धि को समेट कर मैं अपनी भ्रकुटी की कुटिया में खुद को देख रही हूँ। असीम शांति को फील कर रही हूँ। शांति की रेडिएशंस, शांति के प्रकंपन मुझसे निकल चारों ओर फैल रहे हैं। जिस प्रकार एक सूरज अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उस प्रकार मैं आत्मा भी अपना प्रकाश, शांति का प्रकाश चारों ओर फैला रही हूँ। मेरा मन पूरी तरह शांत है। मैं पूरी तरह इस पल में हूँ। कोई और विचार नहीं, सिर्फ एक ही विचार, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। फील करें परमात्मा शिव ज्योति बिंदु भी मेरे इस स्वरूप को देख मुझसे मिलने आया है। देखे अपने मस्तक के ठीक ऊपर ज्योति बिंदु परमात्मा शिव को।
जैसे मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, उसका तेजोमय प्रकाश मुझसे मिलन मना रहा है। दो शक्तियों का जैसे संगम हुआ है। ये शक्ति मेरी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करने आई है। मेरी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। अपने पूरे ब्रेन में इस शक्ति को फैलता हुआ महसूस करें। सुनहरी गोल्डन कलर की लाइट पूरे ब्रेन को सशक्त कर रही है। I am a powerful soul. I am feeling calm, stable and clear. थैंक्स करेंगे ऑलमाइटी को। ओम शांति। शांति। बहुत ही अद्भुत एहसास होता है मेडिटेशन का और मैं चाहूँगी सभी दर्शक इसे अपनी हैबिट्स में लेके आएँ। सच में इतना शांति, सुकून और कहीं नहीं मिलता, जितना मेडिटेशन के बाद और उसके दौरान मिलता है। बिल्कुल। दीदी जाते-जाते एक और मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी। एक जैसे हम अपनी सभी बहुत ही बिज़ी हैं, उतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि बैठ के शांति से मेडिटेशन कर पाएँ। तो कुछ ऐसी 1-2 हैबिट्स आप दर्शकों को बता बता दीजिए, जो वो डेली अपनी लाइफ़ में, डेली रूटीन में, हैबिट्स में लेके आएँ, जिससे उनका डिसीज़न इम्प्रूव हो सके। जी। पहली प्रैक्टिस तो जैसे कि हमने बताया कि ये 5 सीज़ जो हैं वो आपको अवॉइड करने हैं, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। दूसरा आप अपनी लाइफ़ में माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। ये इतना सुंदर अभ्यास है, जब ये माइंडफुलनेस आप करें इसमें बस एक चीज़ और ऐड कर दें कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो ये सोच के करें कि मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। माना कोई भी कर्म शुरू करने से पहले अगर आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकते हैं और फिर काम शुरू करते हैं, ये चीज़ इतनी सुंदर होती है कि आप उस काम को करते हुए भी लाइट रहेंगे और काम करने के बाद भी लाइट फ़ील करेंगे। इनफैक्ट आपका बॉडी, आपका माइंड दोनों बहुत लाइट फ़ील करेंगे बिकॉज़ आपने जो प्रैक्टिस की, वो सोल कॉन्शियसनेस से शुरू करी। और सोल में इतनी असीम शक्ति होती है, आत्मा में इतनी असीम शक्तियाँ होती हैं कि वो अपने शरीर द्वारा भारी से भारी काम को भी बहुत आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप सिटिंग मेडिटेशन आपके लिए मुश्किल है या टाइम निकालना मुश्किल है, तो आप चलते-फिरते कोई भी काम करते आप ये सोचें कि मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं आत्मा अब इस समय खाना बनाने जा रही हूँ। मैं आत्मा इस समय मतलब जब भी शुरू करें आप अपने आप को यहाँ सोचें कि मैं एक ड्राइविंग सीट पे हूँ। ना आत्मा की जो ड्राइविंग सीट है वो यहाँ पर है। तो जैसे कितनी भी महँगी गाड़ी हो, लेकिन अगर ड्राइवर जो है वो स्किल्ड नहीं होगा, तो वो गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा। तो ये जो बॉडी है ये भी मेरी गाड़ी है ना? तो ये छोटी है, बड़ी है, सुंदर है काली है, मोटी है, जैसी भी हो, लेकिन मैं इस गाड़ी की कौन हूँ? आत्मा, ड्राइवर हूँ और मैं बहुत सुंदर और स्किल्ड हूँ। क्योंकि हर आत्मा बहुत ज़्यादा मतलब ओरिजिनल स्वरूप में हर आत्मा बहुत सुंदर है। सुंदर से मतलब है कि बहुत प्योर है। तो जो प्योरिटी है अगर हम उस प्योरिटी के साथ कभी भी कोई काम शुरू करते हैं, उस क्लैरिटी के साथ हम जब कोई भी काम शुरू करते हैं, तो ये बॉडी, ये सेंसेस भी हमको क्या करती हैं सपोर्ट करती हैं। तो व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग समथिंग सपोज़ मैं स्टडी कर रही हूँ, तो मैं आत्मा अब अपने इस स्टडी को शुरू करने जा रही हूँ।
मैं आत्मा अब ड्राइव करना शुरू कर रही हूँ, मैं आत्मा अब जो है खाना बनाने जा रही हूँ। तो इस तरह से बस हमें ये प्रैक्टिस करनी है और बीच-बीच में याद दिलाना है कि आई एम डूइंग थ्रू दिस बॉडी, आई द सोल डूइंग ऑल दिस थ्रू दिस बॉडी। सो ये माइंडफुलनेस जब रहती है और परमात्मा हमें कहते हैं जैसे ही तुम सोल कॉन्शियस स्टेज पे आते हो, क्योंकि मैं भी ज्योति बिंदु ही हूँ, है ना? क्योंकि सब धर्मों ने जो है उसे ज्योति स्वरूप में स्वीकार किया है, तो हम डायरेक्ट सोर्स को याद करते हैं। हम लोग किसी रिलीजन के उसमें जैसे कहते हैं कि जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स हैं या कुछ है उसमें हम बंधे हुए नहीं हैं। हम उन सब से ऊपर, क्योंकि इसीलिए बोलते हैं इसको यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा हुँ। सबका है ना? मेरा परमात्मा, आपका परमात्मा या मेरा भगवान, ये नहीं। परमात्मा सबका है और उसके अंदर सारे रिलीजन आते हैं। तो हम डायरेक्ट सोर्स पे हम जाते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे ही मैं सोल कॉन्शियस स्टेज में आती हूँ, परमात्मा हमसे ऑटोमैटिक जो है अटैच्ड हो जाता है। तो जब वो हमसे अटैच हो गया, मैंने भी सोचा कि मैं आत्मा कर रही हूँ, तो ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो भी हमको देख रहा है और मेरे एक्शंस भी जो हैं बिल्कुल एक्यूरेट हो रहे हैं। और ऐसा करने से ये भी होता है कि मैं इमोशंस के ओवरलोड से या फिर उसके इफ़ेक्ट से मैं खुद को डिटैच कर पाती हूँ। तो डिटैच्ड होकर हम जब भी कोई काम करते हैं, तो वो उसमें हमको हल्कापन महसूस होता है, लाइटनेस फ़ील होती है। सो दिस इज़ अगेन अ टाइप ऑफ मेडिटेशन यू कैन से व्हेन आई प्रैक्टिस सोल कॉन्शसनेस। Because soul consciousness actually reminds us to be गॉड कॉन्शियसनेस, कि परमात्मा मेरे साथ है, क्योंकि उसी ने ये ज्ञान दिया है कि हम सब जो हैं आत्मा है, ज्योति बिंदु हैं और इस धरती पर हम श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आए हैं, ना कि सिर्फ हमारा कर्तव्य यही है कि हम किसी भी गलत मीन्स के द्वारा सिर्फ अपने आप को सुविधाओं में डालें, है ना? गलत तरीके से अपने आप को अपने कोई अपने गलत तरीके से घर चलाए या अपने गलत तरीके से बच्चों को परवरिश दे या कुछ करके नहीं। परमात्मा ने बोला तुम्हारा कर्तव्य है, तुम इस धरती पे आए हो, अपने लिए भी श्रेष्ठ करो, सबके लिए श्रेष्ठ करो। तो पुण्य कमाना और दुआएँ कमाना, यही हमारा फुल टाइम ऑक्यूपेशन है। अब आप उसके लिए कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि हार्मनी कैसे लानी है, तो उसके लिए अगर थोड़ा झुकना भी पड़े, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बताते हुए, दूसरों को रिस्पेक्ट देते रहें। एक बहुत सुंदर हमारी दादी बोलते थे, जानकी दादी, वो कहते थे कि अगर आपको आगे जाके परमात्मा द्वारा सजाओं से बचना है, तो एक चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करो, वो है रिगार्ड का रिकॉर्ड रखो। रिगार्ड का रिकॉर्ड रखो। यानी कि आप सबको रिगार्ड कितना देते हैं, ये परमात्मा देखेगा। तो जैसे वो होता है ना कि ओके। कोई मिस्टेक करने पर भी हम परमात्मा को भी गलत-गलत बोल देते हैं, लेकिन वो कितना शांत होकर हम सबकी हम क्या हमारे लिए फिर भी कितना ज़्यादा हमारी दुआएँ हमको देता है, हमारी कितनी मदद करता है टाइम टू टाइम। तो परमात्मा भी हमें यही सिखाते हैं कि बी इट एनीथिंग, कुछ भी लाइफ में कोई सर्कमस्टेंस आए, आपको रिगार्ड का रिकॉर्ड रखना है। यानी कि वो रिकॉर्ड बेशक आप लिख कर रखो कि आज किसी को दुःख तो नहीं दिया, है ना? और उस दुःख देने में आपको अपने आप को भी शामिल करना है कि मैंने खुद को भी दुःख तो नहीं दिया। तो हम दूसरों को तो दुःख नहीं दे रहे, लेकिन कई बार क्या होता है हम दुःख ले लेते हैं। तो मुझे खुद को भी दुखी नहीं रखना है। तो अगर हम सिर्फ़ इस बात का चार्ट रख लें कि मैंने किसी को दुःख तो नहीं दिया, खुद को दुःख तो नहीं दिया और मैंने सबको सुख दिया और खुद को भी सुख दिया। तो हम जब दूसरों को सुख देते हैं तो हमें सुख अपने आप मिल जाता है इन रिटर्न। तो इट्स अ वेरी सुंदर कर्मा फिलॉसफी यू कैन से, जो हम देते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली मिलता है। दुःख देंगे मन से भी तो दुःख मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। इसलिए किसी को सुख देने के लिए ये ना सोचे कि ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम इनके साथ सुख हम इनको क्यों प्लीज़ करें? तो हमें उनको प्लीज़ नहीं करना, हमें खुद को शांत रखने के लिए उनको शांत रखना है। तो सारा का सारा जो बेनिफिट है वो हमें ही मिलने वाला है। तो इसलिए हमारा शांत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने। लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें सामने वाले को सुख देने में हमें बहुत दुःख होने वाला है या हमें अपने आप को सुख देने में सामने वाले को दुःख होने वाला है, तो दोनों में से किसको चूज़ करेंगे हम? अपने आप को या सामने वाले को? देखिए, वो बात सारी इतनी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर लग रहा है कि सामने वाला आपको बहुत दुःख दे रहा है, तो कर्मा फिलॉसफी ये कहती है कि वो दुःख भी आपको ऐसे नहीं मिल रहा है। उसके पीछे भी कोई तो कारण वही है। आपका हैं? कर्म तो है।
अरे कोई एक जन्म के हमारे ये जन्म नहीं है, हमारा ये कोई ओनली बर्थ नहीं है। हम बहुत पुराने, क्योंकि देखिए ना, बहुत सीधी-सी बात है कि मैं आत्मा तो ट्रैवल कर रही हूँ, है ना? ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ, ये बर्थ आया तो ये, उसके बाद ये छोड़ के दूसरा बर्थ लेंगे। तो हर बर्थ में नए-नए रिश्ते, हर चीज़ होती है, सबके साथ कर्मों के साथ जुड़ते हैं हम लोग, और फिर जब उनके साथ कर्मों का अकाउंट बढ़ता है, तो फिर वही आगे फिर किसी, या तो उसी जन्म में या फिर अगले जन्म में या फिर उससे भी अगले जन्म में कहीं न कहीं वो निकलता है अकाउंट के रूप में। अब वो अच्छे अकाउंट भी होते हैं, बुरे अकाउंट भी होते हैं। अब अगर आज आपके साथ कोई अनायास ही कोई बुरा कर रहा है, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आपने इसी जन्म में उनके साथ कुछ किया होगा। हो सकता है जाने-अनजाने पीछे कोई गलती रही हो। तो आप भी समझ के साथ उनको माफ़ कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कभी मुझसे भी गलती हुई हो तो ये ऐसा हो रहा है। लेकिन आपकी शुभ भावनाएँ उनके इस ये जो दर्द है, जो जिसकी वज़ह से वो आपको दुःख दे रहे हैं, उस दर्द को वो शांत कर देंगे। ये एग्ज़ाम्पल मैंने आपको पहले भी बहुत बार दिया है कि कोई कांस्टेंट आपके साथ बुरा कर रहा है या आपको गुस्सा कर रहा है, अगर आप उसका जवाब देते रहेंगे, तो वो गुस्सा करता ही रहेगा आपके ऊपर। करता ही रहेगा। लेकिन अगर आप शांत हो जाएँगे, तो वो कहते नहीं है कि ताली दोनों हाथ से बजती है, तो वो जी, एक जी। हाथ से कितनी देर तक ताली बजाएँगे? तो यहाँ पर जो उनको सुख देना है ना, वो यही है कि आप उनको जो वो जो वो कर रहे हैं, उनके एक्शन का रिएक्शन ना देना, उनको सुख देना ही है। आप उनके एक्शन पर रिएक्शन ना दें, आप उनके एक्शन पे शांत रहें। ये सोचकर कि हो सकता है कि ठीक है, ये आत्मा हर्ट है, किसी न किसी वजह से, मुझे इनको और हर्ट नहीं करना है। एंड ये जैसे कहते हैं ना, इमोशनली ट्रैप्ड आत्मा ही गुस्सा करती है वैसे भी। इमोशनली स्ट्रॉन्ग आत्माएँ गुस्सा नहीं करती है, इमोशनली ट्रैप्ड और वीक आत्माएँ ही गुस्सा करती हैं, गुस्सा क्योंकि इट्स अ करती हैं। नेगेटिव इमोशन। यस। जी, तो जी, आपको जी। वहाँ थोड़ा फॉरगिविंग एटीट्यूड आपका रखना है और आपका क्षमा करना ही आपका सुख देना है। आप क्षमा करें और जैसे सही कहते हैं कहा ना, आपने। फॉरगिव एंड फॉरगेट। आज बहुत अच्छा आपने बताया दीदी। ऐसा लगता है बस सुनते जाओ लेकिन हमारा टाइम भागता चला जाता है, कम पड़ जाता जी। है आपके साथ। लेकिन कोई बात नहीं, आगे फिर हमें जी, ऐसे मौके मिलते रहेंगे। जी। तो हमारे प्यारे दर्शकों, आज के इस सेशन से हमने एक बहुत ही गहरा संदेश हमको मिला है कि डिसीजन लेते समय अपने आप को शांत रखना है, सुलझा हुआ रखना है। जब हम रोज थोड़ा-सा रुक कर, शांत होकर, आत्मा चेतना में आते हैं, तो हम सिर्फ बेटर डिसीजन ही नहीं लेंगे, हम बेटर अपनी लाइफ भी जी पाएँगे। हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स भी बन पाएँगे। तो आइए अब हम सब मिलकर क्लीन इंटेलेक्ट को अपनी डेली प्रैक्टिस में बनाएँ, उसको लेके आएँ और जैसा कि दीदी ने बताया, जो-जो स्टेप्स उन्होंने बताए हैं, उसको फ़ॉलो करें और सबसे पहले तो अपने आप को एक सोल मान के चलें। और वो सोल जो सीधा परमात्मा से कनेक्ट है और परमात्मा उसको देख रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लाइफ में कहीं भी उलझनें और प्रॉब्लम्स आ पाएँगी। हम बहुत ही आसानी से उनको पार करते हुए आगे निकल जाएँगे। तो एक हमारे और साथ लास्ट आपको एक टिप कह लीजिए या एडवाइस कह लीजिए, हमेशा हम सब ये अपनी लाइफ में एक चीज़ और फ़ॉलो करें कि जब भी हम कभी कन्फ्यूज़ जब होते हैं या फिर हमें लगता है इमोशंस बहुत हावी हैं, हमें तब डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। कई ओके, बार बहुत ज़्यादा जैसे इम्पल्शन होती है कि नहीं, अभी अभी तो ये डिसीज़न लेना पड़ेगा, आपको अभी देना पड़ेगा, डिसाइड करो आप अभी। तो आप बहुत धैर्यता के साथ बोलें कि नहीं, आई विल टेक माय ओन टाइम एंड से माय डिसीजन, क्योंकि उस समय लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल गलत हो सकता है। तो कभी भी इमोशंस का ओवरलोड आपको फील हो रहा है, आप डर में हैं या आपको लगता है कि मुझे मुझे डर के मारे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है, या आपको कहीं भी लगता है कोई ऐसा इमोशन जो आपका नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से आपको ये लेना पड़ रहा है, आप वहीं रुक जाएँ। टेक योर टाइम। आप बेशक वो जगह से चले जाएँ, कोई जगह दूसरी चुनें, प्लेस दूसरा चुनें, टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक योर टाइम। जब तक आप उसकी क्लैरिटी पर नहीं आ पाते हैं, तब तक आप डिसीज़न मत लें। ताकि हाँ जी, बेशक डिले हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगी, देर है नहीं ना? होगी। हाँ, तो उसका हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहूँगी कि जैसा-जैसा दीदी ने बताया उसको अपनी डेली लाइफ में लेके आएँ, उसे एक हैबिट बनाएँ।
और ये हैबिट आपके बहुत ही काम आएगी, आगे की सारी परेशानियों और उलझनों से आपको बचाएगी। और हमारे सारे डिसीज़न ऐसे हों जिसमें क्लैरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो और कामनेस हो। बस यही हम सब चाहेंगे और हम यही सब अपनी आदतों में लेके आएँगे। दीदी आज आपने बहुत-बहुत क्लैरिटी हमको दी। इस जैसा ये टॉपिक था वैसा ही जो हमें उम्मीद थी, जैसा हम चाह रहे थे हमने सब कुछ वैसा ही पाया है। तो दीदी आपका बहुत-बहुत आभार। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं पिंकिश जी, फाउंडेशन की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका सानिध्य हमें आगे भी मिलता रहेगा और हम ऐसे ही आपके ज़रिए मार्गदर्शन पाते रहेंगे और लाभान्वित होते रहेंगे। ओम जी। शांति दीदी। ओम शांति।